भौरी देवी का जन्म राजस्थान में अजमेर जिले के किशनगढ़ ब्लॉक के एक गांव में हुआ था। भौरी के माँ बाप दिहाड़ी मजदूर थे। पैसों की कमी के कारण भौरी की माँ को एक ही साथ अपनी 3 बेटियों की शादी करनी पड़ी। भौरी देवी भी उनमें से एक थी। उस समय भौरी की उम्र मात्र 12 साल थी। भौरी के पिता की एक कार एक्सीडेंट में मौत हो गई थी, इसीलिए परिवार की सारी जिम्मेदारी भौरी की माँ पर आ गई। माँ के पास इतने पैसे नहीं थे कि वो एक एक करके अपनी बेटियों की शादी कर पाती, इसीलिए उन्होंने 2 बड़ी बहनों के साथ भौरी की भी शादी कर दी। भौरी ने अपने घर पर ही रहकर एक सरकारी स्कूल में 8वीं क्लास तक की पढ़ाई पूरी की। 8वीं की पढ़ाई खत्म होने के बाद उसे उसके पति अमरचंद के पास भेज दिया गया। जोधपुर जिले का बोरुंदा गांव भौरी देवी का ससुराल था। भौरी का पति अमरचंद एक ड्राइवर था जिसे शराब पीने की भयंकर लत थी। भौरी देवी के ससुर स्वास्थ्य विभाग में कर्मचारी थे। उन्होंने साल 1999 में भौरी को भी स्वास्थ्य विभाग में सहायक नर्स के रूप में नौकरी दिलवा दी। भौरी की पोस्टिंग जैसलमेर में थी और जैसलमेर उसके ससुराल से बहुत दूर था। भौरी ने ये नौकरी जरूर कर ली थी, पर उसकी चाहत तो कुछ और ही थी। वो ऊंचे ख्वाब देखती थी और उन ख्वाबों को पूरा भी करना चाहती थी। इसीलिए उसने राजस्थानी फिल्मों और लोकल राजस्थानी म्यूजिक एल्बम में काम करना शुरू कर दिया। वो नर्स की ड्यूटी छोड़कर हीरोइन बनने के ख्वाब को पूरा करने के लिए शूटिंग पर जाने लगी। भौरी देवी जानती थी कि इस तरह वो बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहकर ज्यादा दिनों तक शूटिंग पर नहीं जा सकती, तो अपनी नौकरी को सिक्योर करने के लिए वो कई जाने माने नेताओं से जान पहचान बढ़ाने लगी, जिसकी वो एक कीमत भी अदा करती। भौरी देवी के साथ करीबी संबंध रखने वाले इन नेताओं में एक बड़ा नाम था तत्कालीन कांग्रेस विधायक मलखान सिंह विश्नोई का। मलखान सिंह उस समय लूनी से विधायक थे। भौरी देवी का बार बार अपनी ड्यूटी से गायब रहना लोगों को रास नहीं आया। किसी ने भौरी के खिलाफ साल 2009 में शिकायत दर्ज करा दी कि नर्स भौरी अपने काम से हमेशा गायब रहती है, अस्पताल नहीं आती। जांच में ये बात सही भी पाई गई। फिर कलेक्टर ने भौरी को निलंबित कर दिया। भौरी मदद के लिए तुरंत विधायक मलखान सिंह के पास पहुंची। भौरी इन्हीं बुरे दिनों के लिए तो मलखान सिंह को कीमत चुकाती थी। तो भौरी की इस विपत्ति में मलखान सिंह भी अपने फर्ज से पीछे नहीं हटे। वो भौरी देवी को लेकर गए राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता परसराम मदेरणा के बेटे महिपाल मदेरणा के पास। राजस्थान में उस समय कांग्रेस की सरकार थी। अशोक गहलोत राज्य के मुख्यमंत्री थे और महिपाल मदेरणा कैबिनेट मंत्री थे। उस समय महिपाल मदेरणा के हाथ में जल संसाधन मंत्रालय था। अब जिस नेता के हाथ में इतना बड़ा मंत्रालय हो, इतनी पावर हो, उसके लिए भौरी का निलंबन रोकना कोई बड़ी बात नहीं थी, पर बस आगे चलकर भौरी को उन्हें भी इस एहसान की कीमत अदा करनी पड़ती, और उसने की भी। भौरी देवी को उसकी नौकरी वापस मिल गई। साथ में उसका तबादला मन मुताबिक उसके ससुराल के नजदीक एक अस्पताल में करा दिया गया। इस घटना के बाद से रिश्तों और मर्यादाओं की परवाह किए बिना भौरी देवी और महिपाल मदेरणा एक दूसरे के बेहद करीब आ गए। इन अवैध रिश्तों के बीच भौरी देवी एक बेटे और 2 बेटियों की मां थी। बहुत कम समय में ही भौरी देवी ने बहुत ज्यादा संपत्ति कमा ली, कई घर और कार खरीद लिए। ऐसा कहा जाता है कि भौरी हर साल लाखों के गहने खरीदती थी। ये घर, कार, कपड़े, लाखों के गहने, ये सब एक नर्स अपनी पगार से तो कभी नहीं खरीद सकती थी। एक नर्स कुछ मामूली पैसों से ये शानदार लाइफस्टाइल कभी नहीं जी सकती थी। धीरे धीरे भौरी देवी की इच्छाएं बढ़ने लगी। उसका लालच उसके सिर पर नाचने लगा। वो समय के साथ और महत्वाकांक्षी हो गई। अपनी महत्वाकांक्षा और अपनी इच्छाओं को पूरा करने के लिए वो एक खतरनाक राह पे चल पड़ी। उसने शॉर्टकट अपनाया। वो भोपालगढ़ सीट से आगामी विधायक का चुनाव लड़ने के लिए महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई से टिकट की मांग करने लगी, पर दोनों नेताओं द्वारा उसे टिकट की जगह केवल झूठी दिलासा ही दी गई।
भौरी को ये बात चुभ गई। जल्दी ही उसका महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह विश्नोई से मोह भंग हो गया। फिर उसने एक दूसरा रास्ता अपनाया, ब्लैकमेलिंग का। इस बीच इस खतरनाक खेल में भौरी देवी के साथ एक और बड़ा खिलाड़ी शामिल हो चुका था। खिलाड़ी कोई और नहीं बल्कि मलखान सिंह विश्नोई की बहन इंदिरा विश्नोई थी। इंदिरा विश्नोई बाल विकास विभाग में सुपरवाइजर के पद पर थी। इंदिरा अच्छी तरह से जानती थी कि उसके भाई और भौरी के बीच किस तरह के संबंध हैं, पर इंदिरा को भाई मलखान और भौरी के संबंधों से थोड़ी भी दिक्कत नहीं थी, बल्कि इंदिरा तो भौरी को भाभी कहकर बुलाती थी। अब यूं भौरी को भाभी कहकर बुलाना और उससे जुड़ना इंदिरा के अपने लाभ और अपने स्वार्थ को जाहिर करता था। साफ और सरल शब्दों में कहा जाए तो इंदिरा विश्नोई अपने भाई मलखान सिंह को मंत्री बनते देखना चाहती थी, और ये तभी संभव हो पाता जब महिपाल मदेरणा मंत्री पद त्याग देते। पर महिपाल मदेरणा कभी ये सपने में भी नहीं करते। इसी अरमान को पूरा करने के लिए इंदिरा ने भौरी को अपना मोहरा बनाया। वो भौरी को महिपाल मदेरणा के खिलाफ भड़काने लगी। उसने भौरी से कुछ ऐसा करने के लिए कहा जो देश की राजनीति में भूचाल ला देता। इंदिरा विश्नोई के कहने पर ही भौरी ने चोरी से अपने साथ महिपाल मदेरणा की अंतरंग पलों की 52 मिनट की एक लंबी वीडियो रिकॉर्डिंग कर ली, जिसे उसने एक सीडी में सुरक्षित कर लिया। अब इंदिरा चाहती थी कि भौरी वो सीडी उसके हाथ में दे दे, पर भौरी ने ऐसा नहीं किया। भौरी देवी इतने दिनों में राजनीति के दांव पेच से अच्छी तरह वाकिफ हो चुकी थी। वो जान चुकी थी कि इंदिरा, मलखान और महिपाल मदेरणा जैसे लोगों के लिए वो एक मोहरा भर है। काम खत्म होने के बाद वो उसे दूध में पड़ी मक्खी की तरह निकाल फेंकेंगे। वो उस 52 मिनट के वीडियो सीडी की कीमत अच्छी तरह से जानती थी। इसके बाद भौरी ने महिपाल मदेरणा को ब्लैकमेल करना शुरू कर दिया। वो सीडी के बदले महिपाल मदेरणा से लाखों रुपयों की मांग करने लगी। भौरी ये कतई नहीं चाहती थी कि महिपाल मदेरणा वाली सीडी बाहर आ जाए। अगर सीडी बाहर आ जाती तो फिर उसे कुछ भी नहीं मिल पाता। सारा बना बनाया खेल बिगड़ जाता। यानी जब तक सीडी छुपी हुई थी तब तक वो अपनी सारी मांगे पूरी करवा सकती थी। इतना ही नहीं, भौरी ने इंदिरा विश्नोई के प्लान के उलट इस सीडी कांड में उसके भाई मलखान सिंह को भी घसीट लिया। उसने दावा किया कि उसके पास मलखान सिंह की भी वीडियो सीडी है। हालांकि उसके पास मलखान सिंह की कोई भी वीडियो सीडी नहीं थी। भौरी ने तो केवल मलखान सिंह पर दबाव बनाने के लिए ऐसा किया था, पर मलखान सिंह भौरी के इस दावे से डर जरूर गए थे। भौरी का मलखान सिंह के साथ एक लंबे समय तक अवैध संबंध रहा था। भौरी ने ये दावा किया कि उसकी सबसे छोटी बेटी का बाप उसका पति अमरचंद नहीं बल्कि विधायक मलखान सिंह है। इस बात को सही साबित करने के लिए भौरी देवी डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार हो गई। उसने मलखान सिंह को धमकी देते हुए कहा कि वो इस नाजायज औलाद वाली बात को एक सभा में सार्वजनिक कर देगी। अगर मलखान सिंह एक पिता का कर्तव्य निभाते हुए उसकी छोटी बेटी को 20 किलो सोने का गहना और उसकी शादी के लिए 50 लाख रुपए देते हैं तो वो अपना मुंह हमेशा के लिए बंद कर लेगी। मंत्री महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को अपना राजनीतिक करियर बचाना था, इसीलिए उन्होंने तुरंत भौरी देवी से किनारा कर लिया। भौरी देवी से बातचीत बंद कर दी, उसका फोन उठाना बंद कर दिया। अब अपने दावों और धमकियों को इस तरह बेअसर होते देख भौरी देवी बौखला गई। भौरी देवी गुस्से में महिपाल मदेरणा के जयपुर आवास पहुंच गई। वो जबरदस्ती उनके घर में घुस के हंगामा करने लगी। भौरी के इस हंगामे के जवाब में उसके साथ मारपीट की गई और उसे महिपाल मदेरणा के आवास से धक्के मारकर बाहर कर दिया गया। इस घटना के बाद भौरी देवी एक चोट खाई शेरनी बन चुकी थी। जुलाई 2011 में वो सीधे बीजेपी दफ्तर पहुंच गई, जहां उसने बताया कि उसके पास विधायक मलखान सिंह और मंत्री महिपाल मदेरणा से जुड़ी एक ऐसी वीडियो सीडी है जो राजस्थान सरकार को
3 दिनों में गिरा सकती है। डेक्कन हेराल्ड की रिपोर्ट्स के अनुसार भौरी ने बड़ी होशियारी से वीडियो सीडी के अंतरंग पलों के कुछ हिस्सों की तस्वीरें लोकल न्यूज चैनल और एक न्यूज़पेपर में लीक करा दिया। उसने डायरेक्टली किसी नेता या मंत्री का नाम तो नहीं लिया, पर इतना पर्याप्त सुराग जरूर दे दिया कि ये तस्वीरें महिपाल मदेरणा की हैं। अगले दिन मीडिया में ये एक बहुत बड़ी खबर बन गई। राजस्थान कांग्रेस सरकार की सत्ता डगमगाने लगी। भौरी देवी ने जो ये तूफान लाया था, उस तूफान ने महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को घुटने पर लाकर खड़ा कर दिया। भौरी से दूरी बना चुके दोनों नेताओं ने एक बार फिर से भौरी से संपर्क किया। तीनों के बीच एक डील हुई। डील थी कि भौरी उन्हें सीडी सौंप देगी और सीडी के बदले वो भौरी को 50 लाख रुपए दे देंगे। महिपाल मदेरणा ने इन 50 लाख रुपयों में से 2.5 लाख रुपए भौरी को एडवांस अमाउंट के तौर पर दे दिया। महिपाल मदेरणा ने भौरी से ये वादा किया कि वो 2011 के सितंबर महीने में ही उसे बाकी बचा अमाउंट भी दे देंगे। इस डील से भौरी देवी संतुष्ट थी। एक बार फिर से तीनों के बीच कोई कड़वाहट, कोई नाराजगी नहीं थी। भौरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि उसने सीधे सांप के बिल में हाथ डाल दिया है। उसके इस एक्शन का क्या परिणाम होने वाला है, उसका वो अंदाजा भी नहीं लगा पाई। वो इस बात से बिल्कुल बेखबर थी कि जोधपुर के सर्किट हाउस में एक अलग ही स्क्रिप्ट लिखी जा रही है। उस समय भौरी देवी के पास एक मारुति स्विफ्ट कार थी, जिसे उसने 2011 के अगस्त महीने में अपने एक बेहद करीबी शख्स सोहन लाल विश्नोई को 4.5 लाख रुपयों में बेच दिया। सोहन लाल ने एडवांस मनी के रूप में भौरी को 50,000 रुपए पहले ही दे दिए। सोहन लाल पेशे से ठेकेदार था और वो विधायक मलखान सिंह की बुआ का लड़का था। और तो और सोहन लाल मंत्री महिपाल मदेरणा का भी बहुत करीबी था। साल 2011 के सितंबर महीने की पहली तारीख आई। सोहन लाल विश्नोई ने 1 सितंबर को भौरी देवी को फोन करके बताया कि वो मारुति स्विफ्ट की बकाया राशि देना चाहता है। साथ ही उसने भौरी से कहा कि 1 सितंबर को ही उसे महिपाल मदेरणा के एक आदमी राजू भाई द्वारा सीडी की बकाया राशि भी मिल जाएगी, पर उससे पहले राजू भाई वो सीडी देखेंगे। अगर सीडी सही निकली तब वो उसे बकाया पैसे देंगे। सोहन लाल ने उसे राजू भाई से मिलने के लिए बिलाड़ा बुलाया। 1 सितंबर 2011 की दोपहर 1 बजे भौरी देवी सीडी के साथ अपने घर से बिलाड़ा के लिए निकल गई। बिलाड़ा में उसे सोहन लाल विश्नोई मिला। सोहन लाल ने भौरी को महिंद्रा बोलेरो में अपने साथ बैठा लिया। उसने भौरी को बोलेरो में बैठे एक शख्स से मिलवाया, जिसका नाम राजू भाई था। भौरी को वो सीडी राजू भाई को देनी थी, जिसके बदले वो बकाया रुपए भौरी को दे देता। पर भौरी देवी जो लाखों रुपयों के मिलने का सपना लेकर सोहन लाल और राजू भाई के पास बिलाड़ा आई थी, वो महज महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह की लिखी स्क्रिप्ट का एक हिस्सा मात्र था। सोहन लाल का भौरी को कार के बचे पैसे देने के लिए बिलाड़ा बुलाना और महिपाल मदेरणा का भी सीडी के बदले 50 लाख की डील करना, ये सब स्क्रिप्टेड था। भौरी देवी महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के लिए बहुत बड़ा खतरा बन चुकी थी, जो आगे चलकर उनके राजनीतिक करियर का बंटाधार कर देती। इसीलिए भौरी देवी को अपने जाल में फंसाने के लिए एक स्क्रिप्ट लिखी गई। उस स्क्रिप्ट के हिसाब से उसके सामने पहले चारा फेंका गया और फिर लाखों का सपना दिखाकर उसे जाल में फंसा लिया गया। भौरी देवी इस बात से बिल्कुल अनजान थी कि जिस शख्स को वो राजू भाई समझ रही थी, महिपाल मदेरणा का अमीर दोस्त समझ रही थी, वो शख्स कोई आम शख्स नहीं बल्कि राजस्थान का एक मशहूर अपराधी था और उसका असली नाम शहाबुद्दीन था, जिसे भौरी देवी से किसी भी कीमत पर सीडी निकालने का काम दिया गया था। उस बोलेरो गाड़ी में एक सीडी प्लेयर था। सड़क पे तेज गति से दौड़ती उस बोलेरो में भौरी देवी और महिपाल मदेरणा की 52 मिनट की वो सीडी चलाई गई। राजू भाई यानी शहाबुद्दीन ने चलती गाड़ी में ही 52 मिनट की वो पूरी सीडी देख डाली। वो सीडी
महिपाल मदेरणा और भंवरी देवी के अंतरंग रिश्तों की कहानी बयां कर रही थी। उस बोलेरो गाड़ी के पीछे पीछे एक मारुति स्विफ्ट कार भी चल रही थी, जिसमें राजू भाई का एक भरोसेमंद साथी बलदेव बैठा था। सोहन लाल और शहाबुद्दीन बोलेरो में भंवरी को घंटों इधर उधर घुमाते रहे। ऐसे करते करते काफी शाम हो गई। भंवरी अब घबराने लगी। वो राजू भाई से अपने पैसे लेकर घर जाने की जिद करने लगी, पर सोहन लाल और राजू भाई यानी शहाबुद्दीन की मंशा तो कुछ और ही थी। उन्होंने गाड़ी को भंवरी के घर के रास्ते पर न ले जाकर किसी अनजान रास्ते की ओर मोड़ दिया, जिससे भंवरी को ये शक हो गया कि अब वो बहुत बड़ी मुसीबत में फंस गई है। वो बोलेरो में मदद के लिए चीखने चिल्लाने लगी और गाड़ी से बाहर निकलने के लिए अपने हाथ पैर मारने लगी। ये सब देखकर शहाबुद्दीन का साथी बलदेव मारुति स्विफ्ट से निकलकर बोलेरो में चला आया। अब तीनों मिलकर भंवरी को जबरदस्ती चुप कराने लगे। शहाबुद्दीन, सोहन लाल और बलदेव ने मिलकर भंवरी को जबरदस्ती सीट के नीचे दबा दिया। और तो और भंवरी देवी ऊपर ना आ पाए, मदद के लिए चीख चिल्ला ना पाए, इसके लिए उसे पैरों से नीचे दबाए रखा गया। इससे भंवरी देवी का दम घुटने लगा और जल्दी ही दम घुटने से उसकी मौत हो गई। भंवरी देवी को मरे देख तीनों की हालत खराब हो गई। उन तीनों को भंवरी देवी को मारने का ऑर्डर नहीं मिला था, बल्कि उन्हें तो भंवरी को किसी व्यक्ति को जिंदा सौंपने का ऑर्डर मिला था। अब तो जो होना था वो हो गया। अब किसी तरह भंवरी को ठिकाने लगाना था। यहाँ से एंट्री होती है कुछ नए किरदारों की, जो इस खेल में बहुत पहले से ही शामिल थे। इनमें से एक किरदार था सही राम। इसी शख्स ने महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के लिए ये पूरी स्क्रिप्ट लिखी थी। मंत्री महिपाल मदेरणा ने सही राम को भंवरी से सीडी निकलवाने का काम दिया था। अमर उजाला की रिपोर्ट की माने तो सही राम ही इस कहानी का मुख्य सूत्रधार था और उमेश राम नाम का एक शख्स सही राम के इस काम में सहयोग कर रहा था। ये दोनों किरदार शहाबुद्दीन यानी राजू भाई और सोहन लाल को गाइड कर रहे थे कि कब क्या और कैसे करना है। सीडी की खबरें आने के बाद से 23 से 26 जुलाई के बीच महिपाल मदेरणा और सही राम के बीच करीब 21 बार फोन पर बातचीत हुई, जबकि सोहन लाल और मदेरणा के बीच 31 बार बातचीत हुई। भंवरी की मौत के बाद शहाबुद्दीन और सोहन लाल ने सही राम से संपर्क किया। फिर सही राम ने उन्हें भंवरी की लाश के साथ जालौर जाने के लिए कहा। फिर सोहन लाल, शहाबुद्दीन और उसका साथी बलदेव भंवरी की लाश लेकर जालौर पहुंच गए। यहाँ उन्हें विश्नाराम से मिलना था और भंवरी को जिंदा उसके हवाले करना था, पर भंवरी तो मर चुकी थी। विश्नाराम ने भंवरी की लाश देखकर उसे लेने से मना कर दिया। जब विश्नाराम ने लाश लेने से मना कर दिया, तब उसके पास किसी बड़े आदमी का फोन आया। उससे कहा गया कि अगर वो लाश को सफलतापूर्वक ठिकाने लगा देगा तो उसे मुंहमांगा इनाम दिया जाएगा और उस एसएसपी का तबादला भी करा दिया जाएगा जो उसे और उसके गिरोह को परेशान कर रहा था। उस समय विश्नाराम पर अपहरण, वसूली और अन्य कई तरह के मामले पुलिस में दर्ज थे। विश्नाराम मान गया। उसने रात 9 बजे के करीब सोहन लाल और शहाबुद्दीन से भंवरी की लाश ले ली। फिर अपने 3 साथियों अशोक, कैलाश और ओम प्रकाश के साथ भंवरी की लाश को ठिकाने लगाने के लिए एक सुनसान इलाके की ओर चला गया। उस समय विश्नाराम और उसके साथी स्कॉर्पियो से थे। उन्होंने जालौर के एक सुनसान इलाके में अपनी गाड़ी रोक दी। इसके बाद उन्होंने एक गहरे गड्ढे में भंवरी की लाश रखकर उसे जला दिया। जब लाश पूरी तरह से जल गई तो उन्होंने सावधानी से लाश के बचे अवशेषों को इकट्ठा करके पास के एक नहर में फेंक दिया। 1 सितंबर 2011 के बाद से किसी ने भी भंवरी देवी को नहीं देखा। भंवरी के गायब होने के 12 दिन बाद यानी 13 सितंबर को अमरचंद अपने नजदीकी पुलिस थाने में अपनी पत्नी भंवरी के गायब होने की रिपोर्ट लिखवा दी। उसने पुलिस को बताया कि उसकी पत्नी 1 सितंबर से ही गायब है और उसे शक है कि भंवरी को गायब कराने में जल संसाधन मंत्री महिपाल मदेरणा और विधायक मलखान सिंह विश्नोई का हाथ है। अमरचंद ने पुलिस को ये भी बताया कि मंत्री महिपाल मदेरणा हमेशा उसकी बीवी भंवरी के पास फोन करते रहते थे। उसने मंत्री महिपाल मदेरणा को इस तरह भंवरी के पास बार बार फोन ना करने के लिए मना भी किया था, पर वो
नहीं माने और वो आगे भी भौरी को लगातार फोन करते रहे। ये खबर मीडिया तक पहुंची और मीडिया ने इस खबर को हाथों हाथ लिया। राजस्थान की सियासत गरमाने लगी। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच आरोप प्रत्यारोप के सिलसिले शुरू हो गए। बात इसलिए भी बढ़ गई क्योंकि इससे पहले भी भौरी का नाम महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह के साथ आ चुका था। सबको यही लगा कि भौरी देवी जिस सीडी को लीक करने का दावा कर रही थी, उस सीडी मामले को दबाने के लिए उसे गायब करा दिया गया। राजस्थान के लोगों और विरोधी पार्टियों का राज्य सरकार पर इस मामले की निष्पक्ष जांच कराने का भारी दबाव पड़ने लगा, क्योंकि मामला कांग्रेस के दो बड़े नेताओं का था। आखिरकार 15 सितंबर 2011 को राजस्थान सरकार ने इस मामले की जांच राजस्थान पुलिस से लेकर सीबीआई को दे दी। 23 सितंबर को राजस्थान के एक अदालत ने सरकार को महिपाल मदेरणा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने का निर्देश दिया। इसके बाद 16 अक्टूबर 2011 को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने महिपाल मदेरणा को मंत्री पद से हटा दिया। फिर महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह को कांग्रेस पार्टी से भी निष्कासित कर दिया गया। 22 अक्टूबर 2011 को सीबीआई को एक बहुत बड़ी सफलता मिली। 22 अक्टूबर 2011 को शहाबुद्दीन यानी राजू भाई ने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद तो भौरी देवी मामले की गांठें एक एक करके खुलनी शुरू हो गईं। सीबीआई ये जान चुकी थी कि भौरी देवी की किसी बड़ी साजिश के तहत हत्या कर दी गई है, पर वो भौरी की हत्या को तभी साबित कर पाती जब उसे भौरी की लाश मिल जाती। 3 नवंबर 2011 को पहले सबूत के तौर पर सीबीआई को भौरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच हुई 4 मिनट की एक फोन रिकॉर्डिंग मिल गई। इस रिकॉर्डिंग में भौरी देवी और इंदिरा बिश्नोई के बीच सीडी के सौदे की बातचीत हो रही थी। इसके बाद वो वीडियो सीडी भी मीडिया चैनलों और अखबारों के पास पहुंच गई, जिसमें मंत्री महिपाल मदेरणा भौरी देवी के साथ आपत्तिजनक हालत में थे। इस सीडी ने पूरे देश में सनसनी मचा दी। भौरी देवी जानती थी कि उसके खिलाफ साजिश रची जा सकती है, इसीलिए उसने सीडी की कई प्रतियां बना ली, कई कॉपीज बना ली, ताकि उसे कुछ भी हो तो महिपाल मदेरणा बच ना पाए। इन्हीं में से एक सीडी को उसने अजमेर के एक बैंक लॉकर में छुपा के रखा था। बाद में सीबीआई ने उस बैंक लॉकर से वो सीडी जब्त कर ली। भौरी देवी अपहरण और हत्याकांड का सूत्रधार सही राम और उसका सहयोगी उमेश राम भी सीबीआई के पकड़ में आ गए। सीबीआई की पूछताछ में महिपाल मदेरणा ने भौरी के साथ अपने संबंधों की बात मान ली। 2 दिसंबर 2011 को सीबीआई ने अपनी प्रारंभिक चार्जशीट दाखिल कर दी और 2 दिसंबर की रात को ही सीबीआई ने महिपाल मदेरणा को भी गिरफ्तार कर लिया। महिपाल मदेरणा की गिरफ्तारी के बाद सीबीआई ने एक और गिरफ्तारी की और ये गिरफ्तारी भौरी के किसी अपने की थी। सीबीआई ने 8 दिसंबर 2011 को भौरी के पति अमरचंद को भी गिरफ्तार कर लिया। जी हाँ, सीबीआई के अनुसार अमरचंद भी भौरी देवी के अपहरण और हत्या की साजिश में शामिल था और यही उसकी गिरफ्तारी की वजह बनी। परायों ने तो भौरी को धोखा दिया ही, साथ में उसके अपनों ने भी उसके पीठ में छुरा घोंप दिया। सीबीआई ने कहा कि जब 1 सितंबर को भौरी सोहनलाल से सीडी का सौदा करने जा रही थी, तब अमरचंद ये जानता था कि भौरी के साथ आगे क्या होने वाला है। अमरचंद ने दिमाग लगाया कि अगर भौरी को कुछ भी होगा तो भौरी को मिलने वाले पैसे उसे मिल जाएंगे, इसीलिए वो भौरी के दुश्मनों से जा मिला। पर भौरी के मरने के बाद उसे किसी से भी एक पैसा भी नहीं मिला। 19 दिसंबर 2011 को मलखान सिंह भी गिरफ्तार हो गए। इस मामले में मलखान सिंह के परिवार के कुछ लोग भी शामिल थे। बाद में वो भी पकड़े गए। जल्दी ही भौरी की लाश को ठिकाने लगाने वाला विश्नाराम का साथी ओम प्रकाश भी पुलिस के हत्थे चढ़ गया। फिर बाद में विश्नाराम और उसका एक साथी कैलाश भी पकड़े गए। विश्नाराम के एक साथी अशोक ने 17 जनवरी 2012 को पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। इन सब ने सीबीआई के सामने अपने गुनाह कबूल कर लिए। विश्नाराम, कैलाश और ओम प्रकाश जांच अधिकारियों को उस जगह ले गए जहां उन्होंने भौरी को ठिकाने लगाया था। उन्होंने जांच टीम को वो गड्ढा भी दिखाया जिसमें भौरी को उन्होंने जलाया था और फिर वो नहर भी दिखाई जिसमें लाश के अवशेष फेंके थे। इसके बाद सीबीआई ने तुरंत नहर की खोजबीन चालू करवा दी।
4 दिन की कड़ी मशक्कत और खोजबीन के बाद सीबीआई को नहर से अहम सबूत मिले। नहर से सीबीआई को भौरी देवी के दांत, उसकी खोपड़ी के कुछ हिस्से, उसके पांव के बिछुए, कान के झुमके, गले का लॉकेट और वाटरप्रूफ कलाई घड़ी मिली। वो घड़ी उस समय भी चल रही थी। सीबीआई को उसी नहर से एक बोरी, एक बड़ा चाकू, 2 देसी कट्टे और एक बैट भी मिला। उस बैट का इस्तेमाल भौरी की खोपड़ी तोड़ने के लिए किया गया था। भौरी देवी के बेटे से नहर में मिलने वाले झुमके, बिछुए, घड़ी और अन्य मिले सामानों की भी पहचान कराई गई। बेटे ने सीबीआई को बताया कि वो सारे सामान उसकी मां के ही थे। इस तरह सीबीआई ने बिना किसी के दबाव में आए 100 दिनों में ही इस मामले को सुलझा लिया। ये सीबीआई का बेहतरीन काम था। आगे चलकर सीबीआई ने भौरी के बेटे और बेटी के खून के नमूने के साथ भौरी की जली हड्डियों और दांत को अमेरिका में एफबीआई के पास भेज दिया, ताकि डीएनए मिलान करा के ये पता लगाया जा सके कि क्या ये अवशेष भौरी देवी के ही हैं। एफबीआई ने अपनी जांच में ये पक्का भी कर दिया कि नहर में मिली हड्डियां और दांत 36 वर्षीय महिला भौरी देवी के ही हैं। अब इससे ये कंफर्म हो गया कि भौरी देवी मर चुकी है, जबकि एफबीआई जांच से पहले एम्स के फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने ये दावा किया था कि नहर में मिली हड्डियां जानवरों की हैं। अब भौरी देवी से जुड़ी सारी बातें एकदम साफ हो चुकी थीं। इन सारे खुलासों, गिरफ्तारियों और सबूतों के मिलने के बाद सीबीआई ने दूसरी चार्जशीट भी दाखिल कर दी। चार्जशीट में अन्य आरोपियों के साथ महिपाल मदेरणा और मलखान सिंह पर हत्या, अपहरण, आपराधिक साजिश और सबूत मिटाने का आरोप लगाया गया। वहीं भौरी के पति अमरचंद पर आपराधिक साजिश रचने, सबूत नष्ट करने और अपहरण करने का आरोप लगाया गया। सबसे आखिरी में मलखान सिंह की बहन इंदिरा विश्नोई को गिरफ्तार किया गया। इंदिरा को सीबीआई ने साल 2017 में पकड़ा। वो 6 साल से फरार चल रही थी। इंदिरा विश्नोई पर भी भौरी के अपहरण और हत्या की साजिश का आरोप था। फिलहाल ये मामला कोर्ट में अटका पड़ा है। नहर से मिली भौरी देवी की हड्डियों की जांच जिस एफबीआई के डीएनए विशेषज्ञ ने की थी, सीबीआई उन्हें 2021 तक कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। इसीलिए ये मामला कोर्ट में लंबे समय तक अटका रहा। उस डीएनए विशेषज्ञ की गवाही के बिना सीबीआई का केस कमजोर हो जाएगा। सीबीआई ने कोर्ट से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए उस डीएनए विशेषज्ञ की गवाही लेने के लिए अनुरोध किया था, पर कोर्ट ने सीबीआई को उस डीएनए विशेषज्ञ का कोर्ट में हाजिर होने को अनिवार्य बताकर सीबीआई के अनुरोध को ठुकरा दिया। आखिरी तक सीबीआई उस डीएनए विशेषज्ञ को कोर्ट में पेश नहीं कर पाई। अब उस एफबीआई के डीएनए विशेषज्ञ की गवाही के बिना ही ये मामला आगे बढ़ेगा, जो सीबीआई के पक्ष को कमजोर कर देगा। भौरी देवी मामले में कुल 17 आरोपी बनाए गए थे और साल 2022 तक सभी 17 आरोपियों को जमानत मिल चुकी है। भौरी देवी हत्याकांड के मुख्य आरोपी महिपाल मदेरणा का 69 वर्ष की आयु में 17 अक्टूबर 2021 को जोधपुर स्थित उनके आवास पर कैंसर से मृत्यु हो गई।